साथियों नमस्कार। साथियों, इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब यूएसए उसमें खुल करके सामने आ गया है। हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग के लिए कनाडा गए हुए थे, जो मीटिंग कल और आज में चल रही थी। उस मीटिंग के दौरान ही, यानी कि वो पूरा कार्यकाल वहाँ पे पूरा नहीं कर पाए और बीच मीटिंग को छोड़ करके लौट आए हैं। और उनका कहना वहाँ पर ये था कि मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम से वापस वॉशिंगटन DC जा रहा हूँ। और आप सब जानते हैं कि वो ज़रूरी काम क्या हो सकता है। एक तो उन्होंने ये बात कही, उसके बाद ही उन्होंने तेहरान में, यानी कि ईरान की कैपिटल में रह रहे लोगों को आगाह किया और उनसे बोला है कि आप सब लोग जितनी जल्दी हो सके तेहरान को खाली कर दीजिए। अब तेहरान एक बड़ा शहर है, कोई छोटा शहर तो है नहीं। इसमें लगभग लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। अब वो एकदम से खाली कर दें, पॉसिबल नहीं है। और जब जब ट्रंप ऐसा कहते हैं कि वहाँ से यूएस के जितने भी लोग हैं वापस निकल आएँ, या सभी लोग खाली कर दें, या जिस भी देश के बारे में उन्होंने बोला हो, चाहे भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान में ऐसा बोला था, उसी प्रकार से यूक्रेन के लोगों से बोला था, उसके बाद रशिया ने उन पर स्ट्राइक कर दी थी। उसी प्रकार से अब ईरान के केस में ये बोल रहे हैं। तो दुनिया को अब ये लग रहा है कि शायद यूएस ने मन बना लिया है कि अब यूएस भी इजराइल के साथ ईरान पर अटैक करेगा। कुछ लोगों का कहना ये है कि साहब ये ट्रंप जो है एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा माहौल बन जाए कि ईरान डर जाए और ईरान को लगे कि अब तो भाई कुछ बड़ा होने वाला है और ईरान जल्द से जल्द आ जाए और न्यूक्लियर डील कर ले, जो यूएस चाहता है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि ईरान ने अभी तक जो यूरेनियम है उसको 60% तक एनरिच कर लिया है। जैसे ये 90% तक हो जाता है तो फिर ये बम बन जाता है, ये बम बनाने योग्य हो जाता है। तो सभी का कहना यह है कि जहां 60 तक तुमने कर लिया है वहीं 60% तक एनरिच रखो, यूएस के साथ डील कर लो। डील के बाद क्या होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA आएगी ईरान में, वो सारा जो भी एनरिचमेंट किया है उसको अपने साथ ले जाएगी और ऐसे देशों को बांट देगी जो बड़े जिम्मेदार टाइप के हैं और इससे बिजली बनाते होंगे। ये अभी तक बात चल रही है, लेकिन ईरान के तेवर देख करके लग नहीं रहा कि ईरान जो है इस डील के लिए भी राजी है। हालांकि ईरान ये चाहता है कि सीज फायर हो जाए। ईरान ने कई बार बोला भी है कि इजराइल अगर हमले रोक दे तो हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। उधर इजराइल का कहना यह है कि इस समय हमला रोकना ठीक नहीं है। मतलब इजराइल नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके, इजराइल चाहता है कि अब ईरान में तख्ता पलट हो ही जाए। ईरान ने पहले इजराइल ने खमेनी को मारने के लिए एक प्लान भी बनाया था, जिसको बाद में यूएस से डिस्कस किया तो यूएस के ट्रंप ने मना कर दिया था। लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने यूएस को मना लिया है, ट्रंप को मना लिया है कि भाई हम जो है अब इस खमेनी को निपटाना चाहते हैं, तो आप बस हमारा साथ दीजिएगा, कुछ भी अगर ऊंच नीच होती है तो आप हमारे सपोर्ट में आके खड़े हो जाइएगा। ऐसी बातें अभी तक निकल करके आ रही हैं। आइए पूरी चीज़ों को देखते हैं, विस्तार से देखते हैं, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है सब पर नज़र डालेंगे और बीच में पाकिस्तान की चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान डरा हुआ, दबा हुआ, चुपचाप अपने बिल में बैठा है। आइए देखते हैं। देखो साहब, सबसे पहले तो जो ट्रंप है उन्होंने अपनी G7 की जो पूरी ये विजिट है इसको कट शॉर्ट कर दिया, बीच में ही छोड़ के चले आए। लोगों का कहना यह है कि एक तो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान पर, दूसरा ये भी है कि जब भी कोई समिट खत्म होती है, जैसे G20 हो या G7 हो, तो उसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन आता है, एक सभी की सहमति के साथ कोई प्रस्ताव सामने आता है। तो इस बार शायद यूएस को ये लग रहा था कहीं प्रस्ताव ये वाला ना आ जाए कि इस ईरान और इजरायल के युद्ध को रोक दिया जाए या ईरान पर हमला नहीं किया जाए। तो ऐसा कोई प्रस्ताव आए और उसमें यूएस को हाँ या ना कुछ भी करना पड़े, ऐसी स्थिति से बचने के लिए यूएस पहले ही निकल आया, जिससे कि अपनी कार्रवाई को पूरा कर सके। लोगों का ये भी कहना है। फिर लोगों का ये भी कहना है कि इस बार यूएस ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि ईरान पर अटैक करना ही करना है, इसलिए वो बीच उसमें से निकल आए हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा, सऊदी अरेबिया की यात्रा पर गए थे और बीच यात्रा को छोड़ करके आ गए थे। उसके बाद माना जा रहा था कि भाई कुछ बड़ा भारत में होगा, मतलब पाकिस्तान के विरुद्ध। उसी प्रकार से ट्रंप के इस पूरे रवैये को देख करके भी लग रहा है। अब देखते हैं इससे पहले क्या हुआ। जैसे ट्रंप ने बोला कि सभी लोग तेहरान को खाली कर दें, जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं, तो लोगों ने जितने लोगों पर हो सकता है खाली करना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसी कई क्लिपिंग्स निकल करके आ रही हैं जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अब गाड़ियां लेकर के तेहरान से बाहर निकलने लगे हैं। ये देखिए आप, ठीक है जी, पूरा जाम का जाम लगा हुआ है। ये देखिए, जितना लोगों से हो पा रहा है लोग यहां से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है साहब, इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसराइल ने लगातार ईरान पर बम बरसाना जारी रखा है। इसी क्रम में इसराइल ने क्या किया, ईरान का जो फोर्दो न्यूक्लियर साइट है उस पर हमला कर दिया है। फोर्दो न्यूक्लियर साइट ये रहा, तेहरान के बगल में है, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है साहब, ये एक ऐसा न्यूक्लियर साइट है जहां पर इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज रखी हुई हैं और बताया जा रहा है कि इस पर हमला इसराइल ने इतना गहरा किया है कि लगभग 1 से 2 पैमाने का भूकंप वहां पर आया है। अब आप कहेंगे क्या न्यूक्लियर फैसिलिटीज वहां पर ब्लास्ट हो गई? ऐसा नहीं है। जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाकर के बड़े
आसपास आवरण बना करके रखी जाती हैं, जिससे कि आसानी से कोई उन पे हमला ना कर सके। तो इज़राइल अभी तक उतना गहरा हमला नहीं कर पा रहा कि उन फैसिलिटीज़ को उड़ा सके, बट हाँ, इतना तो हुआ कि 1 से लेके 2 पैमाने का अर्थक्वेक वहाँ आया है। इज़राइल हर संभव प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके इनको नष्ट कर दिया जाए, बट अभी तक कर नहीं पा रहा है। हालाँकि इससे पहले जो अटैक इज़राइल ने किए थे अलग-अलग ठिकानों पर, वो उन फैसिलिटीज़ पर थे जो ज़मीन के ऊपर थी या जिनको नष्ट किया जा सकता था। लेकिन जो कोर यूरेनियम होता है, जहाँ पर वो पूरा बम बनाने की व्यवस्थाएँ होती हैं, वो अभी तक इज़राइल के रडार में नहीं आया है, क्योंकि इतना डीप पेनिट्रेशन करना बड़ा मुश्किल है। नीचे चट्टानों की गुफाएँ सी होती हैं, उसमें जाकर के ये सब चीज़ें रखी होती हैं। तो ये जो हमला हुआ है, इसके बाद ईरान और ज़्यादा सख्ते में है। ईरान हालाँकि बार-बार कह रहा है कि हम तो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, इज़राइल मान ही नहीं रहा है। अब आप जानते हो, मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि अगर सीज़ फायर यहाँ हो जाता है, तो ईरान दुनिया में ये नैरेटिव चलाएगा कि देखो हमने इज़राइल को हरा दिया, देखो इज़राइल झुक गया। जैसे पाकिस्तान झूठा नैरेटिव चला रहा था भारत को लेकर के, ठीक है जी? उसी प्रकार से इज़राइल ने कल ईरान के एक जो उनका नेशनल ब्रॉडकास्टर है, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन वगैरह होता है, ऐसे वहाँ पर उनका एक न्यूज़ चैनल है जहाँ से ब्रॉडकास्ट करते हैं अपनी न्यूज़ को। तो जो नेशनल लेवल का है उस पर ही बम बरसा दिया, और एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें ये मोहतरमा जो एक पत्रकार के रूप में काम करती हैं, ये अपनी न्यूज़ पढ़ रही थी। न्यूज़ पढ़ते-पढ़ते इनको पता चलता है कि इनकी बिल्डिंग में अटैक हो गया है, तो ये तुरंत वहाँ से भागती हैं और अपने आप को कैसे भी करके बचाती हैं। हालाँकि इनको कुछ हुआ नहीं, लेकिन इनकी जो पूरा बिल्डिंग है वो इज़राइल ने ध्वस्त कर दी। और इज़राइल का कहना ये है, आप सुनिएगा शब्दों को, इज़राइल का कहना ये है कि हम ईरान को हर तरह से आइसोलेट कर देंगे ताकि वो किसी तरह से न्यूज़ चैनल या रेडियो से जुड़ ना पाए और दुनिया से अपनी बात ना कह पाए। अब आप याद करिए, कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि इज़राइल जो अगला काम करेगा वो ये करेगा कि या तो साइबर अटैक करेगा या इनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फेल कर देगा। उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि इनको जितने भी रेडियो, टेलीविज़न, चैनल्स, इन सब के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्टिविटी है वर्ल्ड के साथ, उसको इज़राइल ख़त्म कर रहा है। धीरे-धीरे इज़राइल आएगा, पहले कनेक्टिविटी ख़त्म होगी, फिर लोकल कनेक्टिविटी ख़त्म होगी, उसके बाद में ग्रिड्स ख़त्म होंगी, उसके बाद कंप्यूटर्स पर अटैक होंगे। ये सारी चीज़ें अभी लाइन में लगी हुई हैं, आप देखिएगा धीरे-धीरे आपको सब देखने को मिलेगा। इन सब के बीच सोचा पाकिस्तान का ज़िक्र कर ही दें। पाकिस्तान ने पता क्या किया है? आप शॉक हो जाएँगे। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, जिससे कि कोई भी ईरान की तरफ से पाकिस्तान में ना आ पाए। ये है इनकी दोस्ती, और ये है इनकी यारी, और ये है इनका भाईचारा। 2 दिन पहले, परसों की बात है, पाकिस्तान क्या कह रहा था कि सभी मुस्लिम कंट्रीज़ को एक हो जाना चाहिए ईरान के पक्ष में। हम ईरान के साथ खड़े हैं। खड़े थे, अब ये ऐसे खड़े हैं। ये इनका दोगलापन है जी। ईरान ने अपनी तरफ से बोल दिया, या शायद पाकिस्तान ने बोला होगा, नहीं पता, बट ये खबर आपको मैंने कल बताई थी कि ईरान कह रहा था कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इजराइल हम पर न्यूक्लियर अटैक करेगा, यानी इजराइल ईरान पर करेगा, तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। फिर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के रक्षा मंत्री, हर किसी को ये बयान देना पड़ा कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये एक अफवाह उड़ाई जा रही है, हम इन सब पचड़े में नहीं पड़ते हैं। पहले वहाँ से पीछे हटा, अब बॉर्डर सील कर दिए, हर तरह से दुबक के बैठ गया है, इसकी हेकड़ी पूरी तरह से निकल चुकी है। अब कहाँ गया इसका भाईचारा? अब कहाँ गई इसकी वो वाली बात जो ये कहता था कि परमाणु बम कोई एक देश का बम नहीं है, ये सभी इस्लामिक कंट्रीज का एक संयुक्त बम है, हम सभी के लिए खड़े हैं। ऐसा पाकिस्तान कहता था एक जमाने में। आज इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कुछ बोलने की, आप देख लीजिए। अच्छा, एक खबर और बताऊं इसके साथ ही, जब इजराइल हमास का युद्ध चलता है, या इससे पहले इजराइल फिलिस्तीन के जितने भी युद्ध चले हैं, उन युद्धों में आप एक चीज नोट करना कि जब जब फिलिस्तीन युद्ध में शामिल होता है, तब तब उसके आसपास के जितने भी देश हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, जितने भी आसपास के देश हैं, चाहे इजिप्ट हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, जितने भी आसपास की कंट्री हैं जहां पर ये फिलिस्तीनी लोग भाग सकते हैं, ये सब भी अपने बॉर्डर को सील कर देते हैं और फिलिस्तीनियों को आने नहीं देते। ब्लैक सितंबर वॉर के बारे में आपको बता ही चुका था, किस तरह से फिलिस्तीनियों को मारा था जॉर्डन और पाकिस्तान ने मिलकर के। तो ये इस तरह के दोगले हैं, इसे बोलना जानते हैं, नैरेटिव बनाना जानते हैं, इनसे ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। जान रहे हैं आप? अब साहब अगली खबर ये आती है कि यूएस ने अपनी चीजों को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें आप देख रहे हैं कई सारे विमान खड़े हुए हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस ने पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय कर दिया है, यानी कि यूएस अपनी तरफ से अटैक की योजनाओं को पूरा मजबूती दे चुका है। इस डिप्लॉयमेंट में जो इन्होंने अपना निमिस नाम का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो डिप्लॉय किया पर्शियन गल्फ में, कुछ लोग सोच रहे होंगे फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ क्या होता है। पर्शियन गल्फ ये होती है, ये गल्फ यानी कि एक ऐसा जल का रास्ता जो 3 तरफ जमीन से घिरा हो, इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ।
जैसे आप देखते हैं भारत में भी गुजरात के इर्द गिर्द गल्फ ऑफ खंबात तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ है, ऐसे ये पर्शियन गल्फ है। और जो देश इस गल्फ से टच करते हैं, चाहे आप ईरान को देख लो, कुवैत को देख लो, इराक को देख लो, कतर को देख लो, बहरीन को देख लो, यूएई देख लो, ये इधर ओमान है छोटा सा, ये सभी देश, सऊदी को भी देख लो, ये कहे जाते हैं गल्फ कंट्रीज। तो लोग कहते हैं ना हम गल्फ में काम करने जा रहे हैं, वो यहीं कहीं जा रहे होते हैं। तो जो इसका युद्धपोत है वो आ चुका है पर्शियन गल्फ में, पहली खबर। दूसरी खबर आप याद करो, जो ईरान और इजराइल के युद्ध से संबंधित मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसमें आपसे मैंने कहा था, बाद में भी कहा था कि यूएसए ने ईरान को घेरने की योजना पहले से बना रखी है और हर जगह यूएस ने अपने ठिकाने ऐसे बना रखे हैं कि कल को अगर ईरान पर अटैक करना पड़े तो हर तरफ से उस पर टूटा जा सके। तो एक तो अपना ये एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर के आ ही गया है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कतर में यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस है इस पूरे रीजन में, तो यहां भी यूएस ने अपने B-52 बॉम्बर्स को एक्टिवेट कर दिया है। B-52 बॉम्बर्स इस तरह के विमान होते हैं जो बम्बर्स आते हैं ऊपर से, तो ये हालांकि कतर में पहले से रखे हुए थे यूएस के, अब पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं, वहां पर पूरी तरह से इनकी एक्सरसाइज चल रही है। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो जो इराक है, इराक में भी यूएस ने अपने कई सारे बेसेस बना रखे हैं। 9 एयर बेसेस हैं इराक में, यूएस के 9 एयर बेसेस। आपको अगर मैं तस्वीर में दिखाऊं तो आप देखिए, ये इराक है, इराक में यूएस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एयर बेसेस हैं अलग अलग ठिकानों पे। उसके साथ ही यूएस के लगभग 5000 ट्रूप्स इराक में डिप्लॉयड हैं। उसके साथ ही अगर आप यूके की बात करेंगे तो यूके के लगभग 400 मिलिट्री पर्सनल्स, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का कोई एयरबेस नहीं है, फ्रांस का भी कोई एयरबेस नहीं है, लेकिन इनके मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, जिसमें यूके के 400 हैं और फ्रांस के करीब करीब 300 हैं। यानी यूके, फ्रांस और यूएस ने पूरे इराक को घेर रखा है कि कल को अगर ईरान पर अटैक करना हो तो इस इराक के रास्ते भी हम ईरान पर अटैक कर सकते हैं। तो देखो यहां से भी व्यवस्था है, यहां से भी व्यवस्था है, अपना युद्धपोत लेकर के वो यहां आ ही गया है। इजराइल बम बरसा ही रहा है। उसके अलावा आप देखिए, ये जो आप सीरिया देख रहे हैं, सीरिया में एक टाइम पर जब पिछले साल तख्ता पलट नहीं हुआ था, उससे पहले तक सीरिया पर पूरा पूरा इन्फ्लुएंस था रशिया का, और रशिया के एयर बेसेस यहां थे, मिलिट्री बेसेस यहां थे। रशिया के इस कब्जे से यूएस ने सीरिया को मुक्त कर दिया और इस समय सीरिया पर भी यूएस का ही एक तरीके से कब्जा है और यूएस की ही पपेट गवर्नमेंट सीरिया को चला रही है। और ये जो आप वीडियो, ये फोटो देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग आपको बेसेस दिखाई दे रहे हैं ना सीरिया में, ये पिछले साल का मैप है, ये बेसेस रशिया के थे। अब पूरी तरह से यहाँ से चूंकि तख्ता पलट हो चुका है और काफी चीजें यहाँ पर डिसमेंटल कर दी गई हैं, तो यहाँ पर रशिया का कब्जा अब ना के बराबर रह गया है। तो आप देखिए यूएस की प्लानिंग कितने समय पहले से चल रही है, पिछले साल से चल रही है। यूएस ने सबसे पहले सीरिया को खाली कराया, ये सीरिया खाली हो जाए जिससे कि कल को ईरान पर अटैक करना पड़े तो यहां से रशिया कहीं ईरान को बचाने ना आ जाए। इसलिए इस समय सीरिया भी यूएस के पक्ष में है। हालांकि सीरिया में कुछ लोकल ग्रुप्स ऐसे हैं जो यूएस के खिलाफ हैं, बट यूएस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा देश की सत्ता तो उसके पक्ष में ही है ना, वो एक उसके साथ बड़ा फैक्टर है। उसके साथ ही देखें, यूएस ने सीरिया को खाली कराया रूस के कब्जे से या रूस की प्रभावी सरकार से, बशर अल असद से खाली करवाया। उधर इजराइल ने क्या किया, इधर हमास को साफ किया लगभग, इधर लेबनान में हिजबुल्लाह को साफ कर दिया, जिससे कि कल को युद्ध जब हो तो यहां से जो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ईरान के, हिजबुल्लाह तो पूरा पूरा प्रॉक्सी ग्रुप है, हमास को भी ईरान सपोर्ट करता है, कहीं ये दोनों इजराइल पे न टूट पड़े। तो यूएस और इजराइल ने पिछले 1-1.5 साल में पहले आसपास के जितने भी फैक्टर्स थे उनको नेस्तनाबूद किया, पहले ग्राउंड साफ किया है ताकि ईरान को चारों तरफ से घेरा जा सके और हम पे कोई उल्टा वार ना हो पाए कहीं से। ये एक फैक्ट इनका चला है, तो वही आप देख रहे हैं। और ईरान में इस वक्त सबसे ज्यादा संकट में कोई व्यक्ति है तो ये खमेनी है, क्योंकि इजराइल पूरा पूरा मूड बना चुका है इसको निपटाने का, और अब शायद ट्रंप को भी उन्होंने मना लिया है। वहीं एक चीज देखने को, अच्छा एक चीज और बता दूं, यूएस का ये पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इराक में और कुर्दिस्तान में, कुर्दिस्तान इराक सीरिया वाला कुछ एक क्षेत्र है, ये देखिए, ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इराक में तो डिप्लॉय है ही, इस क्षेत्र में भी डिप्लॉयड है, ठीक है, इस क्षेत्र में भी डिप्लॉयड है। तो यूएस ने अपनी व्यवस्थाएं पूरी कर रखी हैं। इसी बीच एक खबर आती है कि चाइनीज प्लेन्स उतरे हैं ईरान में, और ये कार्गो प्लेन्स थे। कार्गो प्लेन्स मतलब जो सामान लेकर के आते हैं। कई लोगों का मानना है कि चाइनीज प्लेन्स हैं जो कई सारे मिलिट्री वेपन्स लेकर के आए हैं और ईरान में उतरे हैं। अब देखना यह होगा कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से धीरे धीरे चाइना भी अपने हथियार ईरान को सप्लाई करने लग जाए। रशिया करेगा इसके चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि रशिया खुद अपने यूक्रेन वाले में उलझा हुआ है। देखो रशिया को भी उलझा रखा है वहां पे, ठीक है ना साहब, यूक्रेन ने जो भी हमला किया था उसके बाद रशिया भी वहां उलझ गया है, तो रशिया में उलझा हुआ है। चाइना के चांसेस हैं, बट मुझे लगता नहीं कि चाइना ऐसा कुछ करेगा।
चाइना बिना बात के किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहेगा, भी उसकी इकोनॉमी खुद संकट में है। तो इसलिए चाइना, हो सकता है कि कोई इसका रेगुलर सामान आया हो या किसी और वजह से कार्गो प्लेन्स उतरे हों, तो इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि चाइना का एक आध मूवमेंट और ना दिखाई दे जाए ईरान के संदर्भ में, तब तक हम इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है साहब, तो ये अभी तक की पूरी खबर है जो आपको मैंने बताई। देखना बड़ा दिलचस्प है, पूरा पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है, पूरी पूरी पॉलिटिक्स करी जा रही है कि कैसे भी करके ईरान झुक जाए, डील कर ले, कैसे भी कर ले, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बीच में से मीटिंग्स छोड़ी जा रही हैं। अगर ईरान फिर भी नहीं मानता तो उसके बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र इनके पास उपाय है। और अगर सत्ता परिवर्तन फिर भी नहीं होता, ईरान मान लो रिटेलिएट करता है, तो फिर युद्ध ही एकमात्र उपाय है। और यूएस कूदेगा इस युद्ध में जब, तो अपने साथ 5-7 देशों को लेके कूदेगा, जिसमें आप यूके को भी देखेंगे, इजराइल को भी देखेंगे, यूएस को भी देखेंगे, हो सकता है फ्रांस को भी देख लें, तथा अन्य देशों को भी देखा जा सकता है। अब अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखना ये होगा कि 48 घंटे में सीज फायर होता है या नहीं होता। तो अब ये मान के चलिए कि ईरान की जो व्यवस्था अभी है वो अगले 6 महीने बाद नहीं रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।